हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ईडीसी की लेक्चर सीरीज़ पर मैं लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप लोगों को हमारी तरफ से द इंजीनियर्स की टीम की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे घर पर ऐसी कंडीशंस रहीं। रिसेंटली अनुराग सर की मदर भी एक्सपायर हो गई थी, उससे पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हमारी फैमिली पर हम दोनों के मदर सब नहीं रही हैं और रियल लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम्स हम भी फेच कर रहे थे। अनुराग सर को भी कोरोना हुआ था, मेरे को भी कोविड हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि जब आपकी क्लासेस आफ्टर होली स्टार्ट होनी थी, बहुत अच्छी मतलब हम लोगों की एक तैयारी थी कि आफ्टर होली बहुत रिदमिक वे में हम लोग आपकी क्लासेस स्टार्ट करें। हमने एक प्रॉपर शेड्यूल भी बना रखा था कि ऑफलाइन में बहुत प्रॉपर वे में चीज़ें स्टार्ट करें, बट एट दैट टाइम आपको याद होगा मैं आपकी क्लास लेने नहीं आया था उस दिन, आफ्टर होली जो आपकी क्लास थी, क्योंकि मेरे को कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। उस समय मैंने सोचा कि मैं क्लास अभी होल्ड करता हूँ, और ठीक उसके बाद मेरे को भी कोविड हुआ, अनुराग सर को भी कोविड हुआ, मेरे यहाँ भी फैमिली मेम्बर्स में भी कई लोगों को कोविड हुआ। तो कोरोना के सिम्टम्स आते आते हम लोग देख रहे थे कि मेरी फैमिली में भी कई प्रॉब्लम्स आई, अनुराग सर की फैमिली में कई प्रॉब्लम्स आई। तो हमने जो रियलाइज़ किया है स्टूडेंट्स की लास्ट टाइम तक हम भी कोरोना को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, बट इस टाइम जो कोरोना की सेकंड वेव है ये बहुत ज़्यादा पैंडमिक सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी है, और इसमें आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचना होगा और अपने बारे में सोचना होगा, स्टे सेफ रहना होगा। जब भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी ऑफलाइन की क्लासेस की, हम वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस भी रन कराएंगे। तो ये डाउट अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि ऑफलाइन क्लास चलेगी नहीं चलेगी, ये सब दिमाग से हटा दीजिए। दूसरा, यार अपने अंदर आपके अंदर जो एनर्जी है उसको मेंटेन करिए। मैं कई स्टूडेंट्स की कॉल देख रहा हूँ, सर अब उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही जैसी ऑफलाइन में थी। यार ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन की सिचुएशन को आपको ऑनलाइन में एज ए सेम फील करना है, ऑनलाइन में भी आप ऑफलाइन कंडीशन लाइए। आप कोशिश करिए कि लेक्चर को प्रॉपर रीड आउट करिए। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बोला था, नोट्स जब आप बना रहे हैं आप फील करिए मैं आपके साथ हूँ। जब भी मैं क्लास लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ टच में रहूँ। आप मेरे सामने नहीं हो, बट मैं किसी भी टाइम पर आफ्टर 10 लेक्चर, 20 लेक्चर, 30 लेक्चर, 20-30 लेक्चर के बाद कभी भी आपके नोट्स व्हाट्सएप पे मंगा सकता हूँ। मैं देखूंगा आप कहाँ तक क्या चीज़ें कर पा रहे हो, और जब आप पढ़ोगे, मैं लास्ट टाइम की सिचुएशन बताऊँ, कई लोगों के फैमिली मेम्बर्स, मैं ये आपको रियलिस्टिक बातें बता रहा हूँ, लास्ट टाइम कई स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स तक ने मेरे वीडियो देखे हैं। आपके पूरे घर पर ये वीडियो चलने चाहिए, घर का हर फैमिली मेम्बर को देखना चाहिए कि आप लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो उन्हें, क्योंकि इतनी बार आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपके पास टाइम है। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में एक फ़ायदा भी है, प्लस पॉइंट है, जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आए वहाँ पॉज करिए, फिर से एक बार देखिए, फिर प्लेबैक पर वापस जाइए, फिर देखिए। आप टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। चीज़ें एक बार में नहीं समझे तो एक से ज़्यादा बार में समझिए, राइट। ये सब एडवांटेज भी हैं। हालांकि ऑफलाइन को मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स कि ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है, बट ऑनलाइन पर भी स्टूडेंट जब तक ये सर्कमस्टेंस चल रहे हैं तब तक कोशिश करिए कि ऑनलाइन पर भी आप लोग सेम मैनर्स में रहें। अभी भी 8-10 दिन या 15 दिन हमारी वजह से थोड़ा आपके लैप्स हुए हैं, उसको हम लोग मैनेज कर देंगे। अभी भी बीच में 1 या 2 दिन का ऑफ हो सकता है, बट अब क्लासेस बहुत प्रॉपर वे में हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे, राइट। दूसरा स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स वाली बात कही है आपसे, नोट्स को आप लोग अगर प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो लास्ट में आप लोगों को खुद लगेगा यार चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी इंग्लिश का इशू रहता है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने जानबूझकर डिवाइस सब्जेक्ट को इंग्लिश में स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स, अब आप लोग हिंदी से इंग्लिश में आ चुके हैं, और अगर नहीं भी आए तो मैं एक सेंटेंस को हिंदी में भी बोलता हूँ, बाद में आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद जब एक यूनिट कंप्लीट होगी, जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर नहीं कर पाएंगे, तब भी नहीं कर पाएंगे, तो जब आपकी ये यूनिट कंप्लीट होगी तो मैं चीज़ों को समराइज करूँगा, मैं उसको प्रॉपर हिंदी में ही समराइज करूँगा, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी में ही, जितनी आपको ज़रूरत होगी। वैसे भी डिवाइस को मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डेप्थ की आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, बट मेरा ये मानना है स्टूडेंट, जैसे बेसिक भी मैंने आपको स्टार्टिंग फेज से पढ़ाया था, और मुझे अब लगता है कि बेसिक से डर खत्म हो गया होगा, वही डर खत्म करना है। मेजरमेंट भी जब आपने पढ़ा था तो उसी मैनर्स में पढ़ा था, और अब मैं चाहता हूं कि हम सब्जेक्ट्स को इस वे में लेकर जाएं कि वो डर नहीं हो। दूसरा पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों का हाँ एक ये भी था कि सर लेक्चर्स बहुत लंबे हो रहे हैं, तो लेक्चर्स लंबे का आप मत सोचो स्टूडेंट्स, आप द इंजीनियर्स के पार्ट हो,
आपकी पहले स्टार्टिंग में हम लोग हैबिट बनाते थे कि 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 3 से 4, 4 से 5, वो हमारा काम है। हाँ, स्टार्टिंग टाइम पर 3-3 घंटे के लेक्चर थोड़ा लंबे हो गए, कई लोगों का नेट का इशू था। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी। अगर आप चाहो कि सारी चीज़ हम ही करें, हम ही परचेज करके आपको नेट पैक डलाते रहें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ें अब आपको खुद भी करनी है। आपने केवल और केवल ब्लेम डालना है हर चीज़ का, तो उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्सक्यूजेस लाइफ में देना बंद करिए और पढ़ाई पर लगिए। मैं देखता हूँ चैट पर अननेसेसरी चैट, मैंने मना कर दिया है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पर्सनल मेरे को व्हाट्सअप करें, राइट। उसमें चैट में कुछ नहीं लिखना। जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, फिर एक बीच में आ गया मैसेज, वो वहाँ देख रहा है मैसेज चल क्या रहा है, वो इसी में लग गया। आप समझिए, वो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको अननेसेसरी कमेंट कुछ नहीं करना। आपकी क्लास स्टार्ट है, आपको बस क्लास में लगना है, राइट। हमारा काम यहाँ से लेक्चर डालना है और आपका काम वहाँ से लेक्चर देखना है, दैट्स ऑल। आपको अननेसेसरी उसमें कुछ भी कमेंट नहीं करना है। आपको केवल और केवल मेरा और अनुराग सर दोनों का नंबर आपके पास है। जो भी आपको डाउट आता है आप तुरंत भेजिए, 1 या 2 दिन में हम लोग उसका सॉल्यूशन कर देंगे। कभी 1-2 दिन में नहीं भी हो पाए तो हफ्ते भर में हो जाएगा, अगर टाइम नहीं मिला तो। अब बाकी जिन स्टूडेंट्स ने भेजा होगा मैं उनको प्रॉपरली सॉल्यूशन दे भी रहा हूँ, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेरी आपकी बात काफ़ी हो चुकी है और मेरी आपकी बात क्लास में सामने चलती थी, फेस टू फेस। मैं देख लेता था कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, सभी स्टूडेंट्स की सीट पर आ जाता था। तो मेरी उस टोन को इस टोन पर आप पहचानने की कोशिश करें। यहाँ भी आप फील करें जब आप हेडफोन लगाकर पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट्स केवल मेरा और आपका कनेक्शन होना चाहिए। उस समय प्रॉपर आपके सामने विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि यार क्या पढ़ा है। और क्लास खत्म होने के बाद, लिखने के बाद एक बार उसको फिर से माइंड पर विजुअलाइज करिए, यार सर ने ये बताया था, और उसको एक स्टोरी के फॉर्म में अपने दिमाग में क्रिएट करिए, आपके लिए बेटर होगा। बाकी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जब जब आप बहुत प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। और बाकी स्टूडेंट से आप डिफरेंट हो, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप लोग जो पढ़ रहे हो, द इंजीनियर्स जो पढ़ा रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टूडेंट्स, मैं कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज हम कहीं पर भी कटौती नहीं करते हैं और मैं नहीं चाहता मार्केट में आप कभी मात खाएं। तो आप रियलिस्टिक होकर पढ़ाई करिए और घर पर भी, जब आप घर पर हैं तो प्रॉपर पढ़िए। कब खुलेगा सर, कब से क्लासेस चलेंगी, ये सब बंद करिए। क्लासेस जिस दिन से चालू होंगी ऑफलाइन की, आपको प्रॉपर मैसेज आएगा, हम इंटीमेट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करेगी, ये मेरा और आपका काम नहीं है, राइट। हमारा काम है पढ़ाई प्रॉपर हो और आप अपना सिलेक्शन दें, राइट। आपकी पढ़ने की जिद होनी चाहिए, हमारी पढ़ाने की जिद होनी चाहिए, और हम प्रॉपर पढ़ाएं और आप प्रॉपर पढ़ें, तब रिजल्ट आएगा, तब रेजोनेंस अकर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डिफ्यूजन पर देखो, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में पता कर लिया था। अब मैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन पर, ड्रिफ्ट का फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं, लेकिन डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन का फार्मूला अभी तक आपको नहीं पता। तो डिफ्यूजन के फार्मूले पर जाते हैं। सबसे पहले गिव द हेडिंग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स, गिव द हेडिंग। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालें। अब देखो, अगर मैं आपको होल पर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पर ले चलूं तो सबसे पहले हमें देखना होगा, एक मैं प्लॉट बना रहा हूं, सॉरी, एक मैं आपको एक्सिस पर एलिब्रेशन दे रहा हूं। ये जो वर्टिकल एक्सिस है, होल्स के लिए, होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो मैं कंसंट्रेशन को P से दिखा रहा हूं, और वर्टिकल एक्सिस पर कंसंट्रेशन को मैं दिखा रहा हूं, कंसंट्रेशन। और एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स मैं डिस्टेंस को दिखा रहा हूं। यहां जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस को आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर बार है, ये एक सेमीकंडक्टर बार है स्टूडेंट्स, और इस सेमीकंडक्टर बार पर चार्ज कैरियर्स का, इम्प्योरिटीज का, जो हम इम्प्योरिटीज के थ्रू इंजेक्शन कराते हैं, तो इसके अंदर ये जो सेमीकंडक्टर बार है, इस पर इम्प्योरिटी इंजेक्ट हुई होगी,
तो जब इम्प्योरिटी इंजेक्ट करा रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास कंसंट्रेशन बन रही है। क्या है, मान लीजिए यहां होल्स, मैं भी यहां होल्स दिखा रहा हूं, होल्स को सर्किल से दिखा रहा हूं, होल्स को सर्किल से दिखा रहा हूं, ये होल्स हैं, यहां मोर नंबर ऑफ होल्स को मैं दिखा रहा हूं। ये जो होल्स हैं, इनकी होल्स की कंसंट्रेशन यहां बहुत ज्यादा है और यहां होल्स की कंसंट्रेशन कम है, राइट? यहां होल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो ये पूरा सेमीकंडक्टर बार है। और मान लीजिए कि इंजेक्शन यहां से हुआ है, राइट? यहां से हमने इंप्योरिटी को इंजेक्ट कराया है। इस समय यहां हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहां होल की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो मैंने बोला कि आप जहां होल की कंसंट्रेशन ज्यादा देखते हैं, होल का आवेश धनात्मक होता है, आप जानते हैं। ये जो होल है, इस होल कंसंट्रेशन को मैं पी पॉजिटिव, राइट, होल्स के लिए लेता हूं। इसकी कंसंट्रेशन जो पहले है, हायर कंसंट्रेशन को मैं P1 लिख रहा हूं, और जहां लोअर कंसंट्रेशन है उसको P2 लिख रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हायर कंसंट्रेशन को P1, लोअर कंसंट्रेशन को P2 लिख रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं P1 इज नथिंग बट हायर कंसंट्रेशन। बहुत आराम से आपको चीजें विजुलाइज होंगी। हायर कंसंट्रेशन, P2 का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन और ये हायर कंसंट्रेशन। अब मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां स्टूडेंट्स, यहां जो हम देख रहे हैं, जहां से सेमीकंडक्टर बार की स्टार्टिंग डिस्टेंस है वहां डिस्टेंस x1 है, और जहां पर ये एंड हो रहा है वहां की डिस्टेंस मैंने x2 मान ली, राइट? तो आप देख रहे हैं यहां हायर कंसंट्रेशन है और यहां लोअर कंसंट्रेशन है। आप रिकॉल करिए एग्जांपल को, मैंने आपको क्लास में बताया था, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, एक बकेट ऑफ वाटर है, और उसमें आप एक स्याही की बूंद डालते हैं। जब आप स्याही की बूंद डालते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा स्याही की बूंद जैसे ही बकेट ऑफ वाटर में जाएगी, उसकी कोशिश है जहां वो गिरी है वहां उसकी हायर कंसंट्रेशन है, और वो पूरे पानी में जहां वो नहीं है वहां डिसॉल्व होने की कोशिश करेगी, घुलती जाएगी। तो इसका मतलब पहले वो हायर कंसंट्रेशन से कहां जाने की कोशिश कर रही है, चार्ज कैरियर ऑटोमेटिक माइग्रेट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब आप और एक एग्जांपल रिकॉल करें, आप क्लास में एंट्री करते हो, क्लास में आप एंट्री करते हो और देखते हो पहले से सारी सीट स्टार्टिंग की भरी हुई हैं, तो क्या आप स्टार्टिंग पर आकर बैठोगे? नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि वहां पहले से मोर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि मैं उस जगह पर जाकर बैठूं जहां पर जगह खाली है, लोअर कंसंट्रेशन पर, या क्लास बहुत ज्यादा हाईली पैक है आगे की जगह पर, तो कई स्टूडेंट्स बहुत हौच पौच होकर बैठे हैं, बहुत आसपास बैठे हैं, सिकुड़ कर बैठे हैं, तो अगर वो अच्छे से लिखना चाह रहे होंगे तो वो अपने आप उस सीट से उठकर कहां चले जाएंगे, जहां लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाने के लिए क्लास में मेरा होना जरूरी नहीं है कि मैं होऊंगा तभी आप ऐसा करोगे। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए माइग्रेशन, ये सेल्फ फिनोमेना है। आप याद करिए, स्याही की बूंद जब बाल्टी में जाती है तो क्या उसको हमें बताना पड़ता है कि आपको घुलना है? वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है। ऐसे ही जब आप बहुत सिकुड़ कर बैठे होते हैं, बहुत क्लोजली बैठे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आप प्रॉपर दूर दूर होकर आराम से बैठ जाएं। मतलब जब बहुत पास में लोग बैठे हैं, वो हायर कंसंट्रेशन है, बहुत अधिक सांद्रण है, तो आप वहां से उठकर खुद ऐसी जगह पर बैठने की कोशिश करेंगे जहां आप प्रॉपर स्पेस देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या ये चार्ज कैरियर यहां से ऑटोमेटिक यहां चलने लगेंगे? यस। अगर ये चार्ज कैरियर ऑटोमेटिक यहां से यहां चलने लगेंगे तो इसी प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां जितने चार्ज कैरियर हैं और यहां भी चार्ज कैरियर दोनों बराबर होते, तो क्या ये प्रोसेस होता? तो ये प्रोसेस नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये प्रोसेस तभी होगा स्टूडेंट्स जब यहां हायर कंसंट्रेशन है और यहां लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब
फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक जगह कंसंट्रेशन कम है। तो क्या मैं इसको एक थ्योरेटिकल लाइन पर अगर लिखवाना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, डिफ्यूज़न प्रोसेस विल टेक प्लेस। मैं इसको एक लाइन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। आपको ये साइड में पहले फिगर बना लेना था, अब मैं इसको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। वैसे आपके दिमाग में ये होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस will take place in semiconductor। अर्धचालकों में ये प्रोसेस तभी होता है in semiconductor when, जब अनइक्वल का मतलब जब बराबर नहीं है, when unequal, UNEQUAL, when unequal charge distribution is there, जब वहां चार्ज का वितरण अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, when unequal charge distribution is there, राइट। इसका मतलब ये था कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वितरण का प्रोसेस है, डिफ्यूजन तभी होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जब आपस में इनकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन बराबर होती तो क्या ये प्रोसेस होता? जो कंसंट्रेशन यहां P1 है और जो कंसंट्रेशन यहां P2, अगर ये आपस में बराबर होते तो कोई भी चार्ज कैरियर यहां से यहां नहीं जाता, राइट। तो मैंने लिखा है डिफ्यूजन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन प्रोसेस अर्धचालकों में तभी होता है जब अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कैसा नहीं है, बराबर नहीं है। तो अनइक्वल मैंने वर्ड यूज किया है, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं इसी को बोल सकता हूं, दैट मीन्स चार्ज कैरियर्स, हम क्या फिनोमेना देख रहे हैं, देखो, चार्ज कैरियर्स आर मूविंग, MOVING, घूम रहे हैं। चार्ज कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहां इनका सांद्रण ज्यादा है, फ्रॉम, ये आपको शायद विजिबल नहीं होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, LOWER, लोअर कंसंट्रेशन इटसेल्फ का मतलब खुद होता है ये फिनोमेना, अपने आप, किसी बैटरी की जरूरत नहीं है, राइट। जो ड्रिफ्ट वाला फिनोमेना था उसके लिए सप्लाई का होना मस्ट है, बट डिफ्यूजन फिनोमेना कैसा है स्टूडेंट्स, इटसेल्फ है, नेचुरल फिनोमेना है। अगर हायर कंसंट्रेशन पर कोई चार्ज कैरियर है तो हायर से वो लोअर पर जाएगा ही जाएगा, राइट। तो ये पहली लाइन पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ये पहली लाइन मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं और आपके माइंड पर होनी चाहिए। डिफ्यूजन का प्रोसेस तभी अर्धचालकों में होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो, बराबर नहीं है आपस में, यहां चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां चार्ज कंसंट्रेशन कम है, तो ये ऑटोमेटिक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाएंगे, राइट। अब दैट मीन्स चार्ज कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इटसेल्फ, मतलब नेचुरली ये प्रोसेस माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, माइग्रेट कराना, माइग्रेट मतलब अपनी तरफ से जाना। तो अगर ये अपनी तरफ से जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड लाइन लिखवाना चाहूं तो आप ये भी जानते हैं कि करंट तभी बहेगी, क्या रैंडम अगर चार्ज कैरियर चल रहे होते, मान लो चार्ज कैरियर रैंडम चल रहे होते, मैं इस लाइन को हटा देता हूं, आप लिख चुके होंगे, अगर चार्ज कैरियर रैंडम चल रहे होंगे तो क्या रैंडम चलने पर कोई करंट बनती?
आपको पता है जब मैंने आपको मोबिलिटी पढ़ाई थी तो बताया था चार्ज कैरियर अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तभी करंट बनती है। तो यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ, हियर होल्स या चार्ज कैरियर इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, होल्स की डायरेक्शन क्या है? क्या ये डायरेक्शन रैंडम है? रैंडम का मतलब एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, कहीं इधर उधर गया। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ होल्स को पता है, डेफिनेट पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो क्या इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है? यस, इनकी एक विशिष्ट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ चार्ज कैरियर की एक विशिष्ट डायरेक्शन है। तो मैं लिखूंगा यहां when charge carriers are moving, when charge carriers are moving in a particular का मतलब विशिष्ट या डेफिनेट, कोई निश्चित, in a particular direction, then it carry current, तब ये धारा कैरी करता है, then it carry current। जब चार्ज कैरियर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर चलते हैं तो ये क्या कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स? करंट। then it carry current, and we also know that holes are having, ऐसा लिखना चाहिए, holes are, ARE लिखा है, holes are having सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी ये बात समझाऊंगा मैं। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट in which holes are moving, in which holes are moving। आपको पता है होल का जो होल का नेचर है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं अगर होल्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल मान लेता हूँ, जैसे ये जो होल्स था, अगर होल्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, होल्स किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये जो मैंने जैसे एग्जांपल अभी ले रखा है, तो अगर मैं बात करूं, मैंने चार्ज इंजेक्शन यहां से कराया था, यहां से हमने डोपिंग कराई थी, तो हमने देखा यहां पर हमारे पास मोर नंबर ऑफ होल्स थे और यहां होल्स कम थे। तो आपने देखा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं होल्स लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं? लेफ्ट के लिए L लिखा, राइट के लिए R लिखा। अगर होल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं इसी की समान दिशा पर धारा भी बनेगी, या धारा की दिशा अपोजिट होगी? बताइए, लेफ्ट टू राइट, क्या मैं बोल सकता हूं इसी दिशा पर होल्स की धारा बनेगी? और होल के लिए सफिक्स में मैं P दिखा रहा हूं क्योंकि होल पॉजिटिव वैल्यू कैरी करता है, IP। तो करंट फॉर पॉजिटिव, दैट इज फॉर होल्स। तो IP का मतलब है करंट किसकी दिखा रहे हैं हम लोग? होल्स की। तो होल्स की करंट की डायरेक्शन सेम होती है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखें। पूरी BJT, FET, मॉसफेट, डायोड, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, हर जगह हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। होल जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसकी करंट चलती है, राइट। करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा होता है, क्योंकि होल लाइक प्रोटॉन है हमारे पास, ऐसा आप समझने के लिए मान सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आवेश। तो यहाँ पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट टू राइट होल जैसा चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास होल की करंट होगी। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, अब अगर मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि क्या, जैसे ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो मैं आगे थोड़ा सा इसको और कैरी करना चाहूँगा 1 by 1। जैसे इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, मुझे लगता है बहुत प्रॉपर वे में आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा।
अगर लिख चुके हैं तो मैं इसको आगे कैरी करूँ। राइट, अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बनाते हुए चलने हैं माइंड पर, ताकि आप बहुत प्रॉपर वे में इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। और ये टॉपिक मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिवाइस पर जो टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़े हैं, मतलब टिल आज तक, ये थोड़ा सा टफ माने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी कुछ टफ नहीं है अगर आपने ढंग से पढ़ा हो और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। फिर मैं लास्ट में इसका एक प्रॉपर, जिस दिन यूनिट खत्म करूंगा, आपको पता है मैक्सिमम एवरीवेयर लोग पीएन जंक्शन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बट मेरी कोशिश है स्टूडेंट्स की छोटे मोटे डाउट आगे ना बने कि सर ये क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, मोबिलिटी क्या होती है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सारे डाउट यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में वहाँ पर क्लैरिफिकेशन होता रहे कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। आप देखो, अब कुछ पॉइंट्स हमें और देखने थे। जैसे पहली बात तो ये दिमाग में ये होना चाहिए कि डिफ्यूज़न का फिनोमेना कब होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाने की कोशिश करें, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिफ्यूज़न प्रोसेस कैन नॉट बी पॉसिबल, diffusion process cannot be possible when concentration gradient सांद्रण की प्रवणता, सांद्रण प्रवणता, concentration gradient, when concentration gradient value इज 0। इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा आपको। मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं, देखो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए कि ये वाई एक्सिस पर मैं दिखा रहा हूं कंसंट्रेशन को, और होल की कंसंट्रेशन को पी माना था, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। और अब देखो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन के बाद मैं ये जो एक्स एक्सिस की बात करता था, ये बस समझाने के लिए कुछ ले रहा हूं, तो ये डिस्टेंस एक्स है। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेमीकंडक्टर बार है, हालांकि ये पॉइंट मैं कई बार बोल चुका हूं, बट फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, और मैंने बोला कि यहां मान लीजिए होल कंसंट्रेशन लाइक दिस है, होल को हम सर्कल से दिखाते हैं, जानते हो आप सब, ये होल कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, राइट। और इस तरफ ये होल कंसंट्रेशन है। अब एक बात समझो, अगर होल कंसंट्रेशन यहां जो P1 है और यहाँ जो P2 है, ये जो डिस्टेंस है वो मान लो x1 है और ये जो डिस्टेंस x2 है। जस्ट मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। मान लो पहले से यहाँ पर जो P1 कंसंट्रेशन अभी जो बनी है हायर कंसंट्रेशन, ये P1 एक न्यूमेरिक वैल्यू में मान लेता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो ये P1 कंसंट्रेशन है अपने पास 100 और जो P2 की कंसंट्रेशन है वो भी 100 है। x1 डिस्टेंस है 0 सेंटीमीटर और x2 की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ समझाने के लिए मान लिया, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर यहां होल कंसंट्रेशन 100 है और यहां भी होल कंसंट्रेशन 100 है, आप एक सीट पर बैठे हुए, मान लो क्लास में 2 सीट है, एक सीट पर आप बैठे हुए हो और जहां बैठे हुए वहां पर कंसंट्रेशन कितनी है 100, अगली सीट पर भी कंसंट्रेशन 100 है, तो क्या स्टूडेंट आप इस सीट से उस सीट पर जाकर बैठना प्रेफर करोगे? नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। तो क्या यहां कोई ढलाव बन रहा है? क्या कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है? क्या कोई स्लोप बन रहा है? क्या कोई प्रवणता बन रही है? नहीं बन रही। तो यही बात मैंने लिखा है, डिफ्यूजन प्रोसेस कभी नहीं हो सकता। कब?
जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैल्यू का मान क्या हो, शून्य। क्यों? यहां अगर हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, चलो मैं लिख ही देता हूं। अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन सांद्रण में की बात हम लोग कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। सांद्रण का जो ढलाव होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मान होगा dp बाई dx। dp का मतलब क्या है? dp का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। dp का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन में बदलाव। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन। ये जो सांद्रण है इसमें बदलाव, P1 से P2 में कितना बदलाव हुआ, और dx का मतलब दूरी में कितना बदलाव हुआ। पहले दूरी क्या थी, x1, बाद में दूरी क्या हो गई, x2। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैं लिख सकता हूं dp बाई dx। समझना आप सभी, dp बाई dx। पहले अपने पास कंसंट्रेशन क्या थी, P1, अगली बार कंसंट्रेशन क्या है, P2। तो क्या मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2 अपॉन में, दूरी की बात करें तो पहले दूरी क्या थी, x1, बाद में दूरी क्या है स्टूडेंट्स, x2। तो ये x1 है और ये x2 है। चलो एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं। P1 का मान मैंने एटॉमिक कंसंट्रेशन, इसकी क्या मान रखी, होल की कंसंट्रेशन 100। तो हायर कंसंट्रेशन को मैंने 100 माना है, लोअर कंसंट्रेशन भी कितनी है, बराबर है। ये पहले से हमारे पास थी, ये हमने मैनेज की थी 100। तो ये 100 और 100 अगर बराबर है, और यहां x1 और x2 देखो, तो यहां डिस्टेंस कितनी है, 0। यहां डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो क्या 100 माइनस 100 का मतलब 0 अपॉन -2 आ गया, मतलब 0 आ गया। क्या ये dp बाई dx मैथमेटिकली 0 नहीं आ गया? और अगर dp बाई dx 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, dp बाई dx का मान 0 आ गया, तो क्या स्टूडेंट्स कोई भी करंट कैरी होगी? नहीं हो सकती। dp बाई, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या कोई करंट कैरी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी बात को मैंने जस्ट एक एग्जांपल से लिख दिया, सो दैट आपके दिमाग में ये बात रहे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस होगा? नहीं होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस तभी होगा जब अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनइक्वल का मतलब जब बराबर ना हो, इस तरफ हायर कंसंट्रेशन माना था और इस तरफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बातें आगे हम लोग देखते हैं, विलेसाई के प्रोसेस में हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ जो इम्प्योरिटी को कैसे ऐड कराते हैं। अभी हमारा मोटो वो नहीं था, अभी तो हमारा मोटो जस्ट ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर बार है और उसमें एक तरफ, आगे हम लोग पीएन जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी इतना समझना है कि अगर मेरे पास एक जगह होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक जगह होल कंसंट्रेशन कम है, तब तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर दोनों प्लेस पर, इस साइड भी और इस साइड भी, कंसंट्रेशन बराबर है, तो कोई डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा। राइट? ये बात मुझे लगता है ये एग्जाम्पल वाली बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अगर ये बात क्लियर है तो अब मैं स्टूडेंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के फार्मूले पर मूव ऑन हो सकता हूँ। ये जस्ट मैंने इसलिए आइडिया दिया ताकि चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। और अभी हम लोग यहाँ फार्मूले को भी प्रॉपर वे में देखेंगे। फार्मूले को भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे फार्मूले पर माइनस साइन को बिल्ड किया जाता है। कई बार स्टूडेंट डायरेक्टली मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत इजी वे में चीज़ों को आप समझ सकते हो। देखो, अब अगर आपसे बोला जाए कि आप डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स को रिप्रेजेंट करो, क्या फार्मूला बन रहा है? तो देखिए, मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये लाइन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। फार्मूला की जो हम फ्रेमिंग कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे माइनस साइन का, एक एक पॉइंट देखेंगे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, डिफ्यूजन, लिखते जाएं आपको, डिफ्यूजन करंट
diffusion current density is directly proportional to product of diffusion current density is directly proportional to product of charge of charge carriers with concentration gradient। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आपसे कभी पूछा जाए, देखो करंट डेंसिटी को माय डियर स्टूडेंट्स आप रिप्रेजेंट करते हैं जे से, कैपिटल जे से, और मैं बात यहाँ डिफ्यूजन की कर रहा हूँ और बात अभी होल की हो रही है, तो सफिक्स में मैंने पी लिख दिया जेपी और ब्रैकेट में लिख दिया डिफ्यूजन ताकि आपको क्लियर रहे। तो जेपी डिफ्यूजन समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैरियर। तो चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, चार्ज की वैल्यू, चार्ज जो हमारे पास है वो क्या है क्यू। और अगर मैं लिखना चाहूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, स्लोप वही बनेगा जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप याद करो जब हम कभी पढ़ते थे y बराबर mx, तो क्या वहां m का मान हम पढ़ते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रिकॉल आ रहा है सबको? तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहां पर भी स्लोप की बात की है और इस स्लोप पर हायर कंसंट्रेशन से मैं लोअर कंसंट्रेशन की जो बात कर रहा था, उस स्लोप को यहां हायर से लोअर, ये ऐसा स्लोप जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या ये स्लोप नीचे की तरफ जा रहा होगा? तो इसलिए यहां जो वैल्यू बनेगी उस स्लोप को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, सांद्रण में जो ढलाव बन रहा है उसको हम लिख सकते हैं होल के लिए पॉजिटिव dp बाई dx। अभी आपने देखा था। प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं ओपन करूं तो एक कांस्टेंट भी ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं जेपी। जे का मतलब करंट डेंसिटी फॉर होल्स, सफिक्स में डिफ्यूजन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर एक नया कांस्टेंट dn आ जाता है इंटू क्यू इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dp बाई dx। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स बनता है। बट अभी इस बात को समझें कि ये फॉर्मूला राइट नहीं है, ये एग्जैक्ट राइट फॉर्मूला नहीं है, ये एक रॉन्ग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। दिस इज नॉट राइट फॉर्मूला, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। तो अब हमें राइट फॉर्मूला देखना है। राइट फॉर्मूला क्या होगा? राइट फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, जेपी डिफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस dn q dp बाई dx। क्यों मैंने माइनस साइन लगाया, इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं, राइट? आराम से आप समझोगे, इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी आपको समझाता हूं। और ये लिख लेना, ये राइट फॉर्मूला है, ये राइट है, सही है। तो अब दिमाग में क्या आता है क्वेश्चन कि सर ये कैसे रॉन्ग हो गया और ये कैसे राइट हो गया? तो देखो इस बात को मैं अब आपको समझाऊंगा, पहले आप यहां तक बातों को लिख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को राइट डाउन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉपर विजिबिलिटी है और आप लोग लिख पा रहे हो, विजिबिलिटी अच्छी है, मतलब एटलीस्ट जो लिख रहा हूं वो चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर हो रही हैं। तो इसको प्रॉपर आप लिख लें और मैं इसके बाद इस बात को समझाता हूं कि यहाँ माइनस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर से एक डाटा लूंगा, डाटा से आपको मैंने हमेशा बोला है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहते हैं, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आप भूल जाओगे और जो कॉन्सेप्ट आप बनाते हो वो माइंड पर रहता है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, आप लोग पॉज करके लिख लेना। एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो मैं
बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मैं चीज़ें डीप में क्यों बता रहा हूँ उसकी वजह ये है, देखो अभी कई स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म गोल चाहते हैं, वो सोचते हैं सर जो पढ़ा दो बस वही सीधे एग्जाम में मिल जाए। देखो स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म पर क्या होता है, कुछ डाटा तो एज इट इज़ मिल भी जाता है, बट जब आप आधा अधूरा ज्ञान लेते हो तो क्या होता है एग्जाम में, जब कोई पोर्शन, अभी जैसे LMRC का स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने डिवाइस पहले स्टार्ट कर दिया, लखनऊ मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन था माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस का, ये सब कंप्यूटर का, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अब ये पढ़ लेते। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक पोर्शन को अच्छा कर रहे हो। कई बार स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लें, उससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है स्टूडेंट्स। आप पेपर देखिए, पेपर पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो तभी होंगे आपसे जब आपने कंप्लीट डेप्थ में पढ़ाई कर रखी है, राइट। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ें करनी होंगी। चलो, डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। UPPCL में एक बार पेपर थोड़ा टफ आ गया, उसमें डिवाइस ज़्यादा आ गई तो स्टूडेंट्स ने डिवाइस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब डिवाइस पढ़ना स्टार्ट किया तो अगली बार कुछ और आ गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तो ऐसा होता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक पढ़िए सबको कंप्लीट डेप्थ में पढ़िए कि आखिर कुछ भी आ जाए वो आपकी ग्रिप से बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। वो सब्जेक्ट का जब नाम लिया जाए तो आप बोलो यार अपने को सब कुछ आता है, बस मैं ये चाहता हूँ। देखो मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बोला, मैंने ऐसा बोला कि आप ये जो चीज़ें आप देख रहे हो फार्मूला वाइज, उसमें माइनस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हम लोगों ने लिखा था JP सफिक्स में डिफ्यूजन दैट शुड बी इक्वल टू, माइनस साइन आया था क्यों, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ। डिफ्यूजन कांस्टेंट के लिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, DP, D सफिक्स में P, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब dP/dx। तो अपने पास ये फॉर्मूला बना था। इस फॉर्मूले पर आपने देखा JP का मतलब है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, मैं भी समझाऊंगा आपको, घबराना नहीं। डिफ्यूजन, जस्ट पहले नाम लिख दूं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स, राइट। Q तो पता है चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर है, Q का मतलब है चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर पर चार्ज का मान क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DP का मतलब है, और जब किसी को ये दिक्कत ना हो कि सर Q पहले बाद में लिख दें DP पहले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं है, कहीं लिखो। DP का मतलब है डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, आइंस्टीन रिलेशन में इसके बारे में बताया था, डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया जाता है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो DP का मतलब है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, P का मतलब है यहाँ पॉजिटिव से, दैट इज होल्स, और इसके बाद dP/dx का मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर होल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर होल्स। इसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर होल्स। अब यहां ये जो माइनस साइन है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जरा देखो स्टूडेंट्स, इसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी अब आप समझना है कि ये माइनस क्यों है, और यही राइट है, आपके फार्मूले में यहाँ माइनस साइन होना चाहिए होल्स जब भी लिखते हैं। देखो क्यों, ऐसा क्यों बनाया गया, आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा हमेशा मोटो ये होता है स्टूडेंट्स कि एग्जांपल से आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझा पाऊँगा मैं। जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में समझना। P यहाँ होल कंसंट्रेशन है, और यहाँ ये डिस्टेंस है, x दैट इज डिस्टेंस, और ये स्टूडेंट्स अपने पास
कोई सेमीकंडक्टर बार रखा हुआ है, ये कोई सेमीकंडक्टर बार है, ये पूरा एक सेमीकंडक्टर बार है। अब ये जो सेमीकंडक्टर बार है इस पर मान लीजिए ये होल्स की कंसंट्रेशन है। अभी जस्ट समझाता हूं मैं आपको, अपने आप आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये होल्स की कंसंट्रेशन है और होल्स की कंसंट्रेशन मैंने आपको समझाने के लिए काफी मान रखी है, दैट इज 1000 मान लो। और जब मैं यहां बात करता हूं तो यहां होल्स की कंसंट्रेशन घट गई, ये कुछ 100 है मान लो। P2 कितना है? 100। न्यूमेरिक वैल्यू बस लिख रहा हूं। अब यहां कंसंट्रेशन है 1000 और यहां कंसंट्रेशन घटकर क्या है? 100। यहां की डिस्टेंस देखो जरा, बताओ जहां से सेमीकंडक्टर बार स्टार्ट हुआ होगा वहां डिस्टेंस कितनी होगी? इस लाइन से इसकी दूरी कितनी है? 0। हाँ, इस लाइन पर दूरी बताओ, ये कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया समझाने के लिए जैसे पिछली बार माना था 2 सेंटीमीटर। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या यहां पर अगर आपसे कोई पूछे ये साइड में विजिबिलिटी अगर हो तो मैं यहां लिख दूं, नहीं तो नीचे लिख देता हूं। चलो, अगर आपसे बोला जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dp/dx का मान निकालो, तो dp/dx का मतलब क्या है? P1 माइनस P2 अपॉन x1 माइनस x2। देखो जरा, P1 माइनस P2 का मतलब P1 की वैल्यू है मान लो 1000 माइनस P2 का मान कितना है? 100 डिवाइड बाई x1 और x2 में x1 की वैल्यू है 0 सेंटीमीटर माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर। क्या ये 900 बटे -2 हो गया, या मैं इसको -450 बोल सकता हूं? अब बताओ ये माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है? dp/dx का मान किस में आ रहा है? माइनस में। dp/dx का मान किस में आ रहा है? निगेटिव। ये मैं लिख ही देता हूं, इस माइनस के ऊपर लिख देता हूं। dp/dx का मान क्या आ रहा है? निगेटिव। अब जरा सोच कर बताओ, होल अगर इस डायरेक्शन में चलता था, एग्जाम्पल समझना, या इसको पहले हटा ही दूं, है ना, ये बातें लिख चुके होगे आप लोग, इसको हटा दूं क्योंकि स्पेस का इशू आएगा, फिर विजिबिलिटी आप लोगों को कम आएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि आप होल के मूवमेंट को जरा समझें, ठीक है, देखो होल के बारे में मैंने जानकारी अभी आपको दी थी। होल पर जब भी हम बात करते हैं, जैसे होल की मूवमेंट, डिफ्यूजन यहां से यहां हो रहा है ना, ये हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन। तो आप देखो, अगर ये हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, होल, ये मैं सर्कल से ऐसे दिखा रहा था, ये यहां से यहां गया, ये लेफ्ट से कहां गया? राइट गया। अगर होल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में ही तो बनेगी स्टूडेंट्स। करंट की जो डायरेक्शन होगी IP, वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, लेफ्ट से राइट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज सेम डायरेक्शन पर फ्लो देती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर करंट इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा में बनती है। तो यहां जो होल है, होल अगर लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाली करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसकी करंट विपरीत दिशा में चलती है, राइट। तो इसलिए यहां इस बात को पहले होल के लिए समझो, होल पर लेफ्ट टू राइट अगर होल जा रहा है तो करंट की दिशा भी यही होगी। तो IP की दिशा, आप इस सेमीकंडक्टर बार में बताओ मुझे, क्या IP की दिशा, माय डियर स्टूडेंट्स, IP की दिशा अगर होल इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, होल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं IP की दिशा पॉजिटिव X डायरेक्शन में है। जैसा ये X है इसी डायरेक्शन में है तो प्लस X की डायरेक्शन में ही तो है होल का मूवमेंट इसी दिशा में, और होल की करंट का डायरेक्शन भी इसी दिशा में। तो अब जरा समझना, आप लिखना चाह रहे थे पहले, देखो आप क्या लिखना चाह रहे थे, गलत फार्मूला पहले लिखते हैं, JP डिफ्यूजन, एक बार गलत फार्मूला लिखते हैं,
तो जेपी डिफ्यूजन का फार्मूले पर वैल्यू आ रहा था डीपी क्यू बराबर में लिख रहा हूं ना कि प्रोपोर्शनलिटी खोलने पर ये कांस्टेंट आ गया था, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, फिर चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स, फिर डीपी बाई डीएक्स। जरा समझो, क्यू जरा समझना सभी, क्यू पॉजिटिव डीपी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं डीपी बाई डीएक्स की बात करूं तो डीपी बाई डीएक्स का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो बताओ, आना प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस है, लेकिन फर्दर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई करते समय अल्टीमेटली ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और अगर ये माइनस आएगी तो जेपी डिफ्यूजन का मान ऋणात्मक आएगा, और ये ऋणात्मक मान बताएगा करंट की दिशा x की जगह कहां दिखाएगा स्टूडेंट्स, ये दर्शा देगा विपरीत दिशा माइनस x। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में करंट जो होल्स की है वो तो प्लस x में है, लेकिन हमें क्या लगेगा, अगर वैल्यू हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल आंसर से तो हमें लगेगा कि ये वैल्यू किस डायरेक्शन में है, माइनस x। तो ये केवल और केवल इस माइनस में ना समझें हम, इसके लिए एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूले पर हम लोगों ने पहले ही क्या लगा लिया है, एक ऋणात्मक साइन। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक माइनस साइन लगाते हैं ताकि हमारे पास ये माइनस अब इस टोटल माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर ही करंट को दिखाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मुझे लगता है ये बहुत प्रॉपर वे में आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आप एक बार, मैं पॉज दे रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग भी इसको लिख लें, एक बार प्रॉपर वे में लिख लें। चलो अब देखते हैं, ये लाइन पहले मैं लिखवा भी देता हूं आपको, क्यों ये माइनस साइन हम लोग ले रहे हैं, इसको एक बार लिखवा भी देता हूं, क्योंकि कई बार जब आप फिर से पढ़ते हो, हालांकि एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू माइनस में आ रही है, सो दैट्स वाई डायरेक्शन को सही रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर भी इस लाइन को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख लें ताकि आप लोगों को रिकॉल रहे। जैसे ये जो वर्ड था मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर, होल इज मूविंग, होल जिस डायरेक्शन में चल रहा है, होल इज मूविंग इन which direction, in the same direction, in the same saman, in the same direction current will also flow, in the same direction current will also flow. So here we need one extra negative sign। ये निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं सभी, वन एक्स्ट्रा, या फिर मैं पूरा निगेटिव ही लिख दूं, वन एक्स्ट्रा निगेटिव साइन, one extra negative sign। होल इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी होल घूम रहा है, जा रहा है, सॉरी होल मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन पर करंट चलती है, फ्लो होती है। सो हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन, सो हियर वी नीड वन एक्स्ट्रा निगेटिव साइन टू पुट आउटसाइड इन मेन फार्मूला। हमें इसलिए मेन फार्मूले पर एक निगेटिव साइन लेना होगा, एज
होल इज मूविंग, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूं, होल इज मूविंग टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, and current should also having same direction, as because लिख देते हैं इसमें, because क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निगेटिव है, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज निगेटिव। मैं भी इसको फिर से एक बार आपको इलोबरेट करता हूं। मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या समझना, मैंने कहा होल जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जरा आप एग्जांपल समझना, हालांकि स्पेस कम ले रहा हूं मैं क्योंकि मैं यही समझाना चाह रहा था। जैसे स्टूडेंट देखो, ये अपने पास P था और ये अपने पास X है और ये एक सेमीकंडक्टर बार था। आप जस्ट एग्जांपल को समझना बस, बाकी सब कुछ भूल भी जाते हो तो कोई इशू नहीं है। ये मान लो होल कंसंट्रेशन यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ लो कंसंट्रेशन है कुछ, ये P1 है और ये P2 है। P1 से P2 पर होल चल रहा है, तो बताओ मुझे होल किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और इसकी निगेटिव पीछे कहीं होगी, ये माइनस एक्स है। बताओ मुझे होल किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ आपसे, देखो जो सभी होल ये है, होल कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट, इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में ही करंट चलती है, तो होल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, तो आईपी की डायरेक्शन ये है। क्या मैं बोल सकता हूं कि आईपी की डायरेक्शन, देखो होल यहां से यहां जा रहा है, अगर होल यहां से यहां जा रहा है इसका मतलब ये प्लस एक्स है, तो क्या होल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ऐसा भी बोल दूं, ये कहां जा रहा है, प्लस एक्स में, ठीक है, प्लस एक्स में। अब जो फार्मूले पर वैल्यू आ रही है उसमें के उसके साथ क्या दिक्कत है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये Q प्लस है, dP डिफ्यूजन कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, चार्ज की वैल्यू भी पॉजिटिव है, dP बाई जो dx है ये माइनस आ रहा है। तो बताओ प्लस प्लस का गुणा प्लस है, लेकिन माइनस के साथ गुणा होकर क्या यहां तक की टर्म माइनस नहीं दे देगा, और जब यहां तक का गुणनफल माइनस है तो स्टूडेंट माइनस का मतलब तो माइनस एक्स डायरेक्शन हो गया, लेकिन ये वैल्यू आनी किस में चाहिए थी, प्लस में, तो इसलिए हमें अपनी तरफ से बाहर एक एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ा, निगेटिव साइन। तो यही बात मैंने लिखवाई है कि होल जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इसलिए हमें यहां पर वी नीड एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन हमें पहले से लेना होगा बाहर की तरफ। इस पूरे फार्मूले पर मुझे एक बाहर माइनस साइन लेना होगा ताकि फार्मूला संतुलित हो जाए। एज होल इज मूविंग, होल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट भी इसी दिशा में जानी चाहिए, और करंट शुड आल्सो हैविंग सेम डायरेक्शन, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ऋणात्मक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस का गुणनफल माइनस आएगा, तो माइनस में एक माइनस मुझे बाहर लगाना होगा, तभी ये प्लस एक्स डायरेक्शन को बता पाएगा। जगह कम थी स्टूडेंट्स, मैंने थोड़े स्मॉल स्पेस में इसको समझा दिया है, पहले आपको प्रॉपर बता चुका हूं, ये जस्ट फिर से लिखवा दिया है, राइट, ताकि आप जब कभी पुनः पढ़ें तो आप इस बात को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाएं, राइट। होप सो कि ये बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी। अब इसी को अगर मैं करंट डेंसिटी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन पढ़ूं, राइट, अभी तक हम होल्स की बात कर रहे थे, तो अगर मैं करंट डेंसिटी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन पढ़ूं, आप हेडिंग डालें, अब बहुत आसानी से हम लोग, देखो ये होल वाला हम देख चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाले को जस्ट हमें लिख लेना है, क्योंकि एक पता होना चाहिए, एक के बाद दूसरा आप अपने आप कर सकते हो। तो सेकंड वाला थोड़ा मैं जल्दी समराइज कर दूंगा, लेकिन होल वाले को आपको प्रॉपर समझना था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लिया। बाकी अब आप इजी वे में खुद चीज़ें लिख सकते हो। गिव द हेडिंग
और आप लोग स्टूडेंट्स पॉज करके प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग थोड़ा पॉज करके भी लिख लिया करें। चलिए, बस ये मैंने आज ही ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट, जिसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें मैं अभी और कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से आपका पी टाइप और एन टाइप में स्टार्ट कर दूंगा, वहाँ से ही चीज़ें मेन पॉइंट्स बनना स्टार्ट होंगे और यहाँ तक का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए सो दैट आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक करंट डेंसिटी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन्स भी बना रहे हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं करंट डेंसिटी फॉर्मूला। थ्योरी तो पहले ही पढ़ चुके हैं, बस जस्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब तो सबको क्लियर है। एक बार मैं फिर से स्टूडेंट्स आपको इस फिगर के माध्यम से ये बात समझाता हूं। मैंने वर्टिकल एक्सिस पर कंसंट्रेशन दिखाई है, ये n है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रखता है तो निगेटिवली चार्ज कंसंट्रेशन। और इसके बाद मैं यहाँ सेम बात डिस्टेंस वाइज x लिखता हूँ, दिस इज x। अब देखो, यहां पर एक सेमीकंडक्टर बार लिया हमने, बिल्कुल इजी वे में सोचना। ये एक सेमीकंडक्टर बार है और इस सेमीकंडक्टर बार में इलेक्ट्रॉन को मैं कंप्लीट डार्क दिखाता हूं। तो इस बार मैं डार्क दिखा रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस बार इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, जो हायर कंसंट्रेशन पर है। ये दिस साइड हायर कंसंट्रेशन पर है, राइट। आप लोग भी साथ में ही बनाते चलो। तो ये हायर कंसंट्रेशन है और इसके बाद अगर मैं लोअर कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये लोअर कंसंट्रेशन है। यहां इलेक्ट्रॉन्स की लोअर कंसंट्रेशन है और सपोज करो यहां से इंजेक्शन हुआ होगा, इस साइड से मैंने इंजेक्शन मान रखा है। और ये तो विलसाई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर हम लोग इम्प्योरिटी कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी जस्ट ये मानकर चलो कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को अब क्या P लिखूं या N लिखूं? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो यहां मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन को N1 और इस N1 का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। ठीक, इसके बाद यहां हम बात कर रहे हैं N2 की और N2 का मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। सेम, सारी बातें सेम है स्टूडेंट्स। सेम का मतलब ये नहीं कि आप P1 P2 लिखना स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन के लिए N1 और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए N2। यहाँ जो डिस्टेंस हम बात करें तो डिस्टेंस वाइज मैं बोल सकता हूँ दिस इज x1 डिस्टेंस स्टार्टिंग और जहाँ सेमीकंडक्टर बार एंड हो रहा है वहाँ x2 डिस्टेंस है। अब क्या हो रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर रहे होंगे। अगर डिफ्यूज कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ये बात क्लियर है डिफ्यूजन हो रहा है। अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां कैरियर कंसंट्रेशन कम। अगर एक जगह कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा और एक जगह कैरियर कंसंट्रेशन कम, तो ये बात ऑब्वियस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहां से यहां जाने लगेंगे। और आप बताओ, अगर कोई चार्ज कैरियर रैंडम चलता है तो कोई करंट नहीं, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो क्या स्टूडेंट वो करंट भी कैरी करता है। तो इसका मतलब यहां एक करंट बनेगी, उसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट जो बनेगी पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, वही क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। तो करंट डेंसिटी के फॉर्म को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जहां हायर कंसंट्रेशन को N1 बताया, लोअर कंसंट्रेशन को N2 बताया, राइट। तो मैं लिख सकता हूं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी
आप समझेंगे। अब मैं डिफ्यूजन के बारे में नहीं लिख रहा, सीधे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के बारे में लिख रहा हूं। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी is directly proportional to product of charge of charge carriers with concentration, very important, concentration gradient। मेनली तो हमें concentration gradient से ही मतलब है। इसी को कहते हैं सांद्रण ढलाव प्रवणता, जो टेंजेंट बनता है। तो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन को मैं जे से दिखाता हूं। जे, और बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए यहां सफिक्स में एन लिख सकते हैं, और मैंने यहां लिख दिया ब्रैकेट में डिफ्यूजन। ये डायरेक्टली समानुपाती है चार्ज क्यू विद, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब dn बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? पिछली बार क्या था ये dp बाई डी एक्स, इस बार क्या है dn बाई डी एक्स। प्रोपोर्शनलिटी ओपन करने पर एक नई वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट हर मटेरियल का अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल स्ट्रक्चर। और Jn जो डिफ्यूजन है इज इक्वल टू करने का मतलब यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Dn आ जाएगा, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। पिछले बार क्या था dp, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल, होल के लिए dp, इलेक्ट्रॉन के लिए dn इंटू क्यू dn बाई डी एक्स। अब जरा समझना, इस बार यही फॉर्मूला राइट है, इसमें बाहर किसी माइनस साइन की जरूरत नहीं है। इसी फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं, राइट फॉर्मूला। दिस इज राइट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला, राइट। इसमें किसी माइनस साइन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी अभी देख लेते हैं। पहले इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप लिख लें, और ये बात तो अब आप समझ ही रहे हैं। ये कब होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो, अगर एक बात मैं यहां भी लिख देता हूं कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस वहां नहीं है तो यहां समझ लेना, अगर इफ dn बाई डी एक्स, मतलब कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, अगर मान लो यहां भी 100 होता, यहां भी 100 होता, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता? नहीं जाता। तो dn बाई डी एक्स अगर 0 होता, इफ dn बाई डी एक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0 होता, देन नो करंट डेंसिटी, then no current density will be there, then no current density will be there, तब वहां कोई करंट डेंसिटी नहीं बनती। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये बात प्रॉपर सबको क्लियर होगी कि तब नो करंट डेंसिटी विल बी देयर होना चाहिए, वहां कोई करंट डेंसिटी नहीं बनेगी जब dn बाई डी एक्स 0 है। तो ये फार्मूला वैलिड कब है? ये फार्मूला तभी वैलिड है जब dn बाई डी एक्स, जब dn बाई डी एक्स का मान डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। dn बाई डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये फार्मूला वैलिड है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बाय डिफॉल्ट Jn का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब करंट डेंसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मान 0 हो जाएगा। तो ये जो हम बनाते हैं ये टर्म हम कब देखते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली बार लिखवाया था, इस बार लिखवा नहीं रहा इसको। अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है और एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दोनों लाइनें अब मैं लिखवा नहीं रहा, पिछली बार लिखवाया था एग्जाम्पल लेकर, 100 का एग्जाम्पल लिया था कि दोनों पर कंसंट्रेशन 100 है, अगर इस साइड भी 100 और इस साइड भी 100, इस बार नहीं लिखा रहा, राइट। चलो दूसरी बात, अब ये फार्मूला सही क्यों है, यहाँ प्लस मतलब यहाँ कुछ माइनस एक्स्ट्रा क्यों नहीं लगा रहे, देखो जरा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अगर इसको समझना चाहो तो पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो,
मैं इसके बाद फिर से लिख देता हूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है, आप लोग तो पॉज करके लिख लोगे। तो अगर इस बात को हम फिर से देखें, एक बार फिर से समझना, मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों सही है। इस बार क्यों बाहर से एक माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल वालों को जस्ट थोड़ा भी पता है तो काम बन जाता है, क्योंकि वहाँ इतना डीप में क्वेश्चन नहीं बनता। बट मैं स्टूडेंट बता दूँ, अभी मैं पेपर देख रहा था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इस समय जो लास्ट टाइम आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाया था उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था, फिर भी बहुत डीप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जो जिनके बारे में आपने ये कहा था कि ये शायद ही डिप्लोमा वालों में पूछा जाए। तो इसलिए मेरी स्टूडेंट्स एडवाइस रहती है, कई बार PSRR पूछ लिया गया था, तो ये मतलब इस तरह के टॉपिक जब इतने डीप में आते हैं तो मुझे लगता है पढ़ते समय की छोटी बात होती है, पढ़ते समय बहुत छोटी बात है, और अगर छूट गया तो फिर टिल होल लाइफ वो छूटा ही रहेगा, फिर हमें पता नहीं चलने वाला। देखो मैंने अभी बोला हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूज़न का फार्मूला, तो JN डिफ्यूज़न का मतलब है एक कांस्टेंट DN Q कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN/dx, और मैंने बोला ये फार्मूला सही है, इसमें हमें किसी और आउटर साइन की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा क्यों, जैसे आपने अभी देखा था कि ये कोई, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, ये मान लीजिए ये कोई N है, दैट इज कंसंट्रेशन, और यहाँ अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं x की, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स मान लो दिस साइड -x है, दिस साइड +x। सेमीकंडक्टर बार यहाँ रखा गया है, ये एक सेमीकंडक्टर बार है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इस बार, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मैं दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर सर्किल कर रहे हैं स्टूडेंट, डॉटेड नहीं, एम्प्टी सर्कल्स होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है दिस साइड, और इस कंसंट्रेशन की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मैं मान लेता हूँ। समझाने के लिए मैंने मान लिया N1 का मान 1000 है, और यहाँ दिस साइड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम है। देखो अभी कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स ब्रेक कर करके बता रहा हूँ, आगे बहुत प्रॉपर फंक्शन में ये सारी चीज़ें आएंगी। N1 का मान 1000, N2 का मान यहाँ 100 है मान लो। यहाँ जो डिस्टेंस है x बराबर 0 सेंटीमीटर है, यहाँ जो डिस्टेंस है, सॉरी दिस इज x1 बोलेंगे हम लोग, और यहाँ जो डिस्टेंस है x2 बराबर ये 2 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या अनइक्वल चार्ज है? यस, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो क्या कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, GRADIENT, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं हम, इस बार क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए? dN/dx, और इसकी वैल्यू होगी N1 - N2 अपॉन x1 - x2। एक बार जरा चेक करो dN/dx का मान क्या आ रहा है, धनात्मक ऋणात्मक। यहाँ कंसंट्रेशन N1 का मान है 1000 रख दो, यहाँ N2 का मान क्या है 100, पुट कर दिया ऊपर वाले फार्मूले पर। dx का मतलब x1 - x2, तो 0 - 2, ये 900 अपॉन -2 आया, या मैं बोल सकता हूँ न्यूमेरिकली ये आया -450। ये फिर से क्या आया? निगेटिव। पिछले बार भी ये क्या आ रहा था? निगेटिव। अगर ये निगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझना, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, इलेक्ट्रॉन, हाँ ये कंप्लीटली डार्क है,
इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है माय डियर, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो यही प्रोसेस तो है डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसके लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं है, सेल्फ माइग्रेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो से दिस इज एल, दिस इज आर, तो क्या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में करंट होगी? नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी करंट। तो कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा पर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा पर करंट फ्लो करेगी, और इस करंट को हम बोल सकते हैं आई एन। ये बात आपको समझनी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट चलनी चाहिए। तो इसका मतलब इस फिगर में सारा समझो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहे हैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो दिस होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई एन एक्चुअल में माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, राइट? तो ये मान माइनस में ही आना चाहिए। अब आप जरा देखो, डी एन पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी पॉजिटिव, और डी एन बाई डी एक्स जब हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? माइनस। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव और इस जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या अल्टीमेटली ये वैल्यू माइनस नहीं बन जाएगी? और जे एन डिफ्यूजन का मान ऋणात्मक आने का फिजिकल सिग्निफिकेंस कि एक्चुअल में करंट डायरेक्शन प्लस एक्स साइड नहीं है, कहाँ है? माइनस एक्स साइड। तो क्या ये फार्मूला सही है? बिल्कुल सही है। होल में आपने देखा था, मुझे होल करंट की डायरेक्शन चाहिए थी लेफ्ट से राइट, जबकि इस बार मैं क्या देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है वो इधर आनी चाहिए, तो वो माइनस एक्स की तरफ आनी चाहिए। इस तरफ धनात्मक का एक्स है और इस तरफ ऋणात्मक का एक्स है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, और ये सारी बातें हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, क्यू डी एन, राइट? अब जे एन डिफ्यूजन का मान, डी एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तो जैसा आएगा वैसा लिखते हैं, दैट इज निगेटिव, तो ये माइनस प्लस और प्लस का गुणनफल माइनस आएगा। तो इस बार आंसर किस में आ जाएगा? माइनस, और आना भी कैसा चाहिए था? माइनस एक्स। तो ये दो फार्मूले आपके काम के बने। अब मैं इन दोनों फार्मूलों को समराइज करके एक साथ लिख देता हूं। होप ये बात यहां तक आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन में मैंने बातें इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवाई क्योंकि होल में ये बातें आप समझ चुके हैं। किसी एक में समझ लो, किसी दूसरे में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आज की क्लास में आपको इन दो फार्मूलों की ज़रूरत थी। मैं दोनों फार्मूलों को प्रॉपर एक बार लिख देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग पॉज करके लिख लेना, कोई इशू नहीं है, राइट? मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ दोनों फार्मूलों को। दोनों फार्मूलों को मैं लिख रहा हूँ। ताकि आपको चीजें प्रॉपर क्लियर रहें स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये फार्मूले डायरेक्ट ना लिखकर मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की है कैसे प्लस आता है और कहाँ माइनस लेना होता है। चलिए, अब इस बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड हम लोग एक बार करते हैं। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, सबसे फर्स्ट जे पी डिफ्यूज़न की आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो जे पी डिफ्यूज़न का फार्मूला क्या बना है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी वे में बताओ। क्या एक माइनस साइन चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। क्यू एज इट इज, डी पी, डी सफिक्स में पी, डिफ्यूजन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी पी बाई डी एक्स। दूसरा सेकंड फार्मूला क्या निकला? अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो जे सफिक्स में एन, डिफ्यूजन। लास्ट में समरी बनवाऊंगा स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब ये बातें वहाँ पूछूंगा आपसे। क्या यहाँ कोई साइन चाहिए एक्स्ट्रा? नहीं चाहिए। तो प्लस क्यू, डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एन बाई डी एक्स। तो ये दो फार्मूले आपके पास हो गए, जेपी डिफ्यूजन, जे एन डिफ्यूजन। अब तीसरी बात जरा सुनो। मैंने स्टार्टिंग में जब करंट डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था या कंडक्टिविटी का फार्मूला ड्राइव किया था, तो वहाँ एक टर्म आपको बोली थी,
करंट डेंसिटी, सभी सुनना, करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J का मतलब होता है करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड I बाई ए। आई का मतलब यूनिट वाइज एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यूनिट वाइज हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे करंट पूछूं स्टूडेंट्स कि आप करंट का मान लिखना चाहो, करंट डेंसिटी J क्या होती है, I बाई ए। तो अगर आपसे बोला जाए I का मान लिखो, तो क्या I का मान J इंटू ए हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब जरा समझना, अगर मैं बात कर रहा हूं करंट या डिफ्यूजन करंट फॉर होल्स, अंडरस्टैंड करना आप लोग, डिफ्यूजन करंट फॉर होल्स, तो क्या होल्स के लिए I के साथ सफिक्स में P लिख सकते हैं, और IP बराबर यहां J के साथ क्या लिख लूं, P लिख लूं, और कौन सी करंट लिख रहे हैं, डिफ्यूजन, तो क्या सफिक्स में डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं, इनटू ए। मुझे लगता है ये छोटी सी बात थी, दिमाग में आनी चाहिए। करंट डेंसिटी का फार्मूला था I बाई ए, और I बाई ए पर I का मान J इंटू ए हो जाएगा। अब J किसके लिए लिख रहे हो, होल्स के लिए, तो P, डिफ्यूजन सफिक्स में P लिखा है और ब्रैकेट में डिफ्यूजन लिखा है क्योंकि डिफ्यूजन करंट की बात कर रहा हूं, इनटू एरिया, राइट। अब JP डिफ्यूजन का मान यहां से रखो जरा, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से ये मान यहां पुट करो, अगर समीकरण 1 से इसके मान को पुट करोगे तो क्या ये वैल्यू ऐसी दिखाई देगी, माइनस Q इंटू dP dP बाई dx इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, IP का मान, अगर करंट का मान पूछा जाए, डिफ्यूजन करंट। और एक और टर्म नेक्स्ट, अगर मैं पूछता डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा, देखो इसको मैं I सफिक्स में N लिख सकता हूं, और IN का मतलब क्या होगा, देखो I बराबर क्या होगा, J इंटू ए। पहले इस फार्मूले से इस फार्मूले को बनाओ, तो I सफिक्स में N, तो यहां भी J के साथ क्या लगा दूं, सफिक्स में N, और जिस एरिया से पास हो रहा है उसको A ही लिख रहे हैं। अब बताओ क्या इस N को मैं लिखना किसके लिए चाहता हूं, डिफ्यूजन के लिए, तो क्या ब्रैकेट में डिफ्यूजन भी लिख सकता हूं, इनटू ए। अब बताओ समीकरण 2 से, ये अब मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं, समीकरण 2 से अगर मैं मान यहां पुट कर दूं तो क्या वैल्यू नहीं आ जाएगी, जे एन डिफ्यूजन का मान अगर यहां पुट कर दूं तो आई एन बराबर जे एन डिफ्यूजन का मान कितना था, प्लस का Q डी एन बाई डी एक्स इंटू ए, एरिया आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपके पास बन सकते हैं करंट के लिए। एक करंट के लिए मान लेता हूं मैं स्टूडेंट्स, ये वाली अपने पास इक्वेशन 3rd थी, ये वाला रिजल्ट इक्वेशन 4th है, और ये वाला रिजल्ट इक्वेशन 5th है। तो मुझे लगता है इतना कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। ये 4 से 5 रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, जिसमें बेसिक रिजल्ट आपको 2 ही चाहिए होते हैं। उन्हीं 2 रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको रेड कलर से मैं सर्किल कर रहा हूँ। आपके शॉर्ट नोट्स में ये फार्मूला होना चाहिए, फर्स्ट और ये एक सेकंड। बाकी न्यूमेरिकल्स में चीज़ें आएंगी, राइट। अभी तो न्यूमेरिकल्स का हम वेट करेंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 2 रिलेशंस आपके माइंड में होने चाहिए, और ये मैंने जस्ट करंट के फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप करंट का फार्मूला होल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और यहाँ करंट का फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट। तो इतनी बातें अब आपके माइंड में होनी चाहिए, राइट। तो डिफ्यूज़न के बारे में आज हम लोगों ने बातें कर ली हैं। होप जब आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो हम लोग इनको, इन डाटा को वापस से रिकलेक्ट करेंगे, सो दैट हमारे पास प्रॉपर सारी बातें कंप्लीट हो जाएं। मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ आपको, आप इसको लिख लें, सो दैट चीज़ें यहाँ से आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएं।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं से फिर मैं लेक्चर माइंड अप करता हूँ। लेक्चर आप लोग छोटा बोल रहे थे तो ये यहाँ तक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब एन टाइप पी टाइप पर मूव करेंगे। एटलीस्ट फार्मूले तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।